नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से YouTube चैनल जस्ट स्टडी विद संजय YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और बार बूंदी ज़िले का 11वीं फिजिक्स का हाफ ईयरली 2023-24 का पेपर लेके आया हूँ। बूंदी ज़िले में बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये कल 13 तारीख को 2023 को ये पेपर हुआ था। तो इसको कल भी एक पेपर अपने देखा था सीकर डिस्ट्रिक्ट का, आज ये बूंदी का है। तो इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी जितने भी ज़िले हैं उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे अपने आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जस्ट स्टडी विद संजय को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। ये भी अपना 3.25 घंटे का पेपर है। हाफ ईयरली का पेपर अपना 3 घंटे 15 मिनट का आता है और 11वीं क्लास 11th क्लास में ये 50 नंबर का आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.007 में सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंकों से हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने जीरो दिए हैं, 2 जीरो हैं। यानी पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो दिए हैं तो यहाँ पे ये वाले अगर पॉइंट के बाद में है और जीरो यानी 1 से अगर छोटी संख्या इस साइड में है तो ये वाले जीरो अपने को काउंट नहीं करने हैं। तो यहाँ पे कितने अपने बचे, कितने अंक बचे, नॉन जीरो 1। तो यहाँ पे अपने सार्थक अंक 1 होगा। अगर यही संख्या ऐसी होती 1.007 तो अपने को ये दोनों जीरो भी काउंट करने होते, ये भी काउंट करना होता और ये भी। तो अपने पास उस टाइम 4 यहाँ पे सार्थक अंक होते, 4। लेकिन अगर यहाँ पे 1 से छोटी संख्या है, यानी 1 से छोटी का संख्या का मतलब है 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, 0.00 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद इधर नॉन जीरो से पहले आने वाले जितने भी जीरो हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें 1 सार्थक अंक यहाँ पे होगा। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। किसी वस्तु की मैक्सिमम क्षैतिज प्रास यानी रेंज के लिए प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए। यानी कि ये है प्रोजेक्टाइल मोशन से है, यानी अधिकतम दूरी पे अपने को फेंकना है किसी पार्टिकल को। तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेंज मैक्सिमम करनी है। तो उस टाइम जो थीटा होता है वो अपना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट 45 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा पेपर है। किसी वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यदि उसकी वेलोसिटी को अपन 2v कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है, वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अपन लिख देते हैं 1 से, ये हो जाएगी 1/2 m, v की जगह कर दिया 2v तो ये आ जाएगा 4v²। अब 4 को छोड़ देते हैं, बाकी सब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाती है कितनी, 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप चैनल पे देख पाएंगे। जस्ट स्टडी विद संजय। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना है, वस्तु पर बल लगाने से यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। यदि अपन कोई अपने पास कोई पदार्थ है, तार वगैरह है, इसकी अगर लंबाई के अनुदिश इधर बल लगा रहे हैं और लंबाई में अगर वृद्धि होती है तो उस टाइम विकृति है वो कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति भी इसको अपन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। संवेग की मोमेंटम की अपने को डायमेंशन पूछी गई है, विमा पूछी गई है। तो अपने को पता है डायमेंशन p = क्या होता है, संवेग का अगर फॉर्मूला देखें तो p = mv होता है। m यानी क्या होता है, m हो गया मास हो गया और v हो गई मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा m का मास, तो ये आ जाएगा m1 L1 और t-1। वेलोसिटी लेंथ पर टाइम तो आ जाएगा m1 L1 t-1।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे, m1 L1 T-1। कई बार अपने से फोर्स की पूछी जाती है, m1 L1 T-2 अपने को डायरेक्ट याद रखनी है, तो यहाँ से भी अपन इसको लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला अपने को और भी पता है, F = होता है TP/dt। यहाँ से भी अगर इसकी निकाल लें P की तो आ जाएगा P = होता है F × T, और यही इम्पल्स भी होता है, F dt होता है। और इम्पल्स और जो अपन आवेग बोलते हैं ना, आवेग और संवेग दोनों की विमा समान होती है। आवेग संवेग की विमा दोनों की समान होती है। पिछले पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था कि आवेग की विमा किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? रैखिक संवेग या लीनियर मोमेंटम, या संवेग अकेला बोलें तो उसके इक्वल होती है। पिछले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, सीकर जिले में जो पेपर था आपने सोल्व किया था पिछला, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्रक्षेप्य का पथ होता है, जो प्रक्षेप्य का जो पथ होता है वो होता है परवलयाकार, परवलय के आकार का होता है। ये ऑप्शन सही होगा। 7 जो क्वेश्चन दिया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो अपना नियतांक है कैपिटल G के द्वारा लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी जो यूनिट अपन ने लिखे है इसको भी अपने को ध्यान में रखना है, 6.67 × 10⁻11 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाली गति कहलाती है। यानी एक समान समय में समान दूरी चल रही है, जैसे यहाँ से यहाँ जाने में समान टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में, यानी समान दूरी और समान अंतराल में अगर कर रहा है तो उसको अपन कहते हैं एक समान गति कहते हैं। अब अगला जो है वो है फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन अपना है रिक्त स्थान की। हर पेपर में 3, 4 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं। वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, सीधी डेफिनेशन है, वो क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। यानी जिसके अंदर अपन, वह निकाय जिसके अंदर अपन कण की स्थिति और उसकी गति का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। स्टैटिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? स्टैटिक जो घर्षण होता है उसके जो अधिकतम मान होता है उसको अपन कहते हैं सीमांत घर्षण बल। क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। फ्रिक्शन से आया क्वेश्चन। स्टैटिक घर्षण के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं अपन? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये क्वेश्चन 11 का जो है पिछले पेपर में भी आ रहा है, तो हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ये क्वेश्चन आए। पृथ्वी तल से, यह है तल, पृथ्वी तल से किसी वस्तु के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा? यानी पृथ्वी की सतह से पलायन कराने के लिए कितना वेग अपने को देना पड़ेगा? यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पृथ्वी की सतह से अपने को कितना वेग देना पड़ेगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही देना होगा, सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वह विस्थापन बल की दिशा में हो जब विस्थापन क्या हो? यानी कि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में हो और अपना डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन भी उसी दिशा में हो, तो अपना किया गया कार्य जो होता है वो होता है धनात्मक, या फिर बोलें तो पॉजिटिव होता है। किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? प्रत्यानयन बल क्या होता है और किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे। जब अपन किसी वस्तु के ऊपर बल लगा के उसके आकार या आकृति या लंबाई में जब परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे एक बल लंबाई में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे अपने पास कोई वस्तु है, इसके ऊपर अपन ने बल लगाया F, जैसे स्प्रिंग भी हो सकती है। स्प्रिंग के ऊपर अपन ने क्या लगाया? F बल लगाया, और इसकी लंबाई में वृद्धि करना चाहे या इसकी लंबाई में अपन कमी करना चाहें, तो इसकी विपरीत दिशा में अगर अपन इस दिशा में बल लगाते हैं बाहर की ओर, तो अंदर की ओर एक बल का अनुभव होता है, विरोधी बल लगता है
जो इसकी लंबाई में परिवर्तन का विरोध करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसे क्या कहते हैं? विरोधी बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, यानी अपनी आकार, लंबाई या आकृति में परिवर्तन का विरोध करे, प्रत्यानयन बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन से, प्रक्षेप्य की परास का सूत्र लिखिए। पहले तो ये पता होना चाहिए परास होती क्या है। परास यानी जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रक्षेप्य गति होती है, तो कण कितनी दूर जाके गिरता है। उसे यहाँ से फेंका था ओ से और ए पे जाके गिरा है, तो ओ से ए की जो डायरेक्ट दूरी होती है उसको अपन रेंज यानी परास कहते हैं, प्रक्षेप्य की परास कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परास का जो फॉर्मूला है वो अपने को लिखना है। तो यहाँ पे निकालने के लिए थीटा एंगल होता है और ये वी होता है। तो इस डायरेक्शन में वी कोस थीटा वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में वी साइन थीटा होगी। तो वी कोस थीटा वेलोसिटी से पार्टिकल चलेगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कोई होता नहीं है, और टोटल टाइम इसका जो उड्डयन काल होता है उससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाती है अपनी रेंज। तो अपने को पता है t इज इक्वल टू कितना होता है 2v साइन थीटा अपॉन g। जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड कर देते हैं g से, और यहाँ पे अगर और आगे सोल्व करें तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये अपनी क्या आ जाती है? इसकी परास आ जाती है, रेंज आ जाती है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विमाहीन राशियों के नाम लिखने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन देखने से पहले जस्ट स्टडी विद संजय, इसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन, दो विमाहीन राशियों के नाम लिखने हैं। ऐसी राशियों के नाम लिखने हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं पैरा विद्युत, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और दूसरा पूछे तो पॉइजन का अनुपात है, पॉइसन अनुपात। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हो गए, ये अपने हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। अब स्प्रिंग जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ से के जो है ये है स्प्रिंग नियतांक, इसका अपने को यूनिट लिखनी है। तो एफ इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एक्स, एफ का यूनिट न्यूटन और एक्स का मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये हो गया। पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी क्यों होती है? पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पे चपटी क्यों होती है? यानी इस साइडों से तो लंबी होती है, विषुवतीय जो पॉइंट होते हैं भूमध्य रेखा से तो लंबी होती है, और ये अपने यहाँ पे पोल है, नॉर्थ पोल है, इधर दक्षिणी पोल साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पे चपटी क्यों होती है? इसका कारण है जब पृथ्वी यहाँ पे क्या करती है, साथ साथ घूर्णन गति करती है, तो इसके ऊपर एक अपकेंद्रीय बल लगता है। लेकिन अपकेंद्रीय बल सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा के ऊपर लगता है, क्योंकि ये तो इस अक्ष के पोल वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा के चारों ओर ये क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है, जिसके कारण इसके ऊपर कोई अपकेंद्रीय बल यहाँ नहीं लग पाता है। जबकि यहाँ पे विषुवतीय रेखा के ऊपर इस पे क्या लगता है, बल लगता है, जिसके कारण यहाँ से ये क्या हो गई है, पोल पे चपटी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 का, दूरी समय ग्राफ का ढाल किससे प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है 11th क्लास के अंदर। दूरी समय ग्राफ का ढाल, यानी एक तरफ अपने को दी गई है दूरी डिस्टेंस, दूसरी तरफ दी गई है अपने को टाइम। अगर अपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ऐसा क्वेश्चन में दो प्रकार के, एक तो ढाल पूछता है, एक क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो दोनों को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ढाल पूछा जाता है तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ ढाल पूछा तो डी अपॉन टी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी वेग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेग होगा। पिछले में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था और एक और पेपर अपने सोल्व किया, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है।
अगला क्वेश्चन ये भी पिछले में आया हुआ है, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। न्यूटन जो वो MKH में है, डाइन है वो CGS में। तो एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 का। 4 व 3 न्यूटन 4 व 3 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं, एक वस्तु पर लंबवत कार्यरत हैं। मान लेते हैं अपन 4 इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, तो परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का कोण अपने को दे रखा है 90 डिग्री। तो सीधा निकाल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है ना p² प्लस q² r इज इक्वल टू प्लस 2pq कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा कोस 90 की वैल्यू 0, 16 और प्लस 9 25 का √5। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5 न्यूटन। कितना बल लगेगा, 5 न्यूटन यहाँ पे बल लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 1 मिनट इसको थोड़ा जगह कर लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पढ़ो इतने जल्दी से, क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोणीय वेग ओमेगा और v रेखीय वेग में अपने को एक संबंध स्थापित करना है। और वो संबंध क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा जो संबंध होता है, ये रिलेशन अपने को यहाँ पे प्रूव करना है। अगला, कार्य किसे कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं अपने को ये बताना कि f इज इक्वल टू क्या है, w इज इक्वल टू क्या होता है, f मल्टीप्लाई s। f डॉट s होता है, डॉट यानी अदिश गुणा स्केलर प्रोडक्ट होता है। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये क्या होगा, परिवर्ती अगर बल है तो f डॉट ds, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा अपने को, समाकलन इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ये इसमें प्रूव करना है। अगला 23 का क्वेश्चन है, एक कार विराम अवस्था से चलकर 12 सेकंड में, विराम अवस्था से चलिए यानी u की वैल्यू 0 दी गई है, t की वैल्यू 12 सेकंड यहाँ पे दी गई है, और 30 मीटर v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दी गई है। तब कार का त्वरण व 7 सेकंड के पश्चात वेग। तो सबसे पहले तो गति की जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT से अपन इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v की वैल्यू 30 दी गई है, 0 प्लस a मल्टीप्लाई 12, तो a इज इक्वल टू 30/12, ये जो भी आएगा 2.5 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन आ गया है। और कार का वेग अपने को t बराबर 7 पे ज्ञात करना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस AT से ज्ञात कर सकते हैं। v इज इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू 2.5, t की वैल्यू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 17.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन को समझाना है। यानी सतह से दूर जाने पे एक आता है सतह के अंदर जाने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतह से दूर जाने और अंदर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण g के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये अपने को यहाँ पे देखना पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल आघूर्ण और टॉर्क बोलते हैं कोणीय संवेग L के अंदर अपने को परिभाषित करना है। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों को अपने को परिभाषित करना है। टो इज इक्वल टू क्या होता है, r क्रॉस f होता है, और L इज इक्वल टू क्या होता है, mv r क्रॉस p होता है। ये अपने को दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। एक समान त्वरित गति हेतु वेग समय आरेख खींचना है। इस आरेख का ढाल क्या निरूपित करना है, ये बताना है। विक्षुब्ध प्रवाह तथा धारा रेखीय प्रवाह को परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक इंजन 20 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसके द्वारा 400 किलोग्राम द्रव्यमान को 40 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बर्नौली प्रमेय का कथन लिखना है। इसके आधार पर वायुयान के पंख की आकृति को समझाना है। केपलर के नियमों को संक्षेप में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अपने को समझाना। केपलर के तीनों रूल यहाँ पे अपने को समझाने हैं। पास्कल के नियम को समझाते हुए तरल स्तंभ के आधार पर के कारण दाब का परिकलन कीजिए। इसे तो आवश्यक डायग्राम भी बनाना है। न्यूटन गति का थर्ड लॉ लिखना है। इसे 3 उदाहरणों के द्वारा समझाना है।
एक समतल वर्ताकार पथ पर एक वाहन की गति का वर्णन करते हुए वाहन की मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अपने को फाइंड आउट करना है, हुक का रूल लिखना है, हुक लॉ, और यहाँ पे प्रतिबल विकृति को भी समझाना है। और लास्ट अपना जो क्वेश्चन है इसको भी देख लो जल्दी से। निम्न पर टिप्पणी लिखें। पाइथन अनुपात, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन विकृति जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, और जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर इसका भौतिक महत्व समझाना है। और लास्ट वाला है, यदि कोई पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति में है तो इसकी गतिज ऊर्जा E = 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगी, I ओमेगा स्क्वायर होगी। ये अपने को प्रूव करना है। तो आपने यहाँ पे देखा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट स्टडी विद संजय नाम का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।